हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये इस सीरीज़ का 5th पार्ट है। तो 4th पार्ट में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज़ सेल पोटेंशियल एंड व्हाट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़? ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। तो हमने क्या करना है, सारे एलिमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेनी है और उसको हमने अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो सीरीज़ हमें मिलती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो देखिए आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, राइट। इसके कुछ वैल्यूज़ हमने ली हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है फ्लोराइड आयन में, क्योंकि हमने रिडक्शन पोटेंशियल ही मेजर करे हैं, इसलिए हम जो भी वैल्यूज़ हैं सबको किस में लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल आप देखिए 2.87, मतलब फ्लोरीन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है, राइट। और क्योंकि फ्लोरीन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो फ्लोरीन है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जैसे जैसे आप नीचे चलते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसकी वैल्यू कम आ रही है। और आप देखिए एक जगह पे आपको 0 मिल रहा है, और ये ऑब्वियस सी बात है 0 किसके लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद बाकी एलिमेंट के लिए निकाली गई है, और इस केस में सबसे लास्ट में देखिए आपके यहाँ क्या है, लिथियम, राइट। लिथियम के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो है -3.05। इसका मतलब है लिथियम की बहुत कम है रिड्यूस होने की टेंडेंसी। तो अगर लिथियम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत कम है तो इसकी क्या टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। मतलब लिथियम के केस में ये जो रिएक्शन है Li चेंजिंग इनटू Li+ आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है। और क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लिथियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे चलते हैं तो आपको स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मिलते हैं, और जो बॉटम में होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और आपने पहले देखा जो टॉप में होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। सो दिस वाज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। जैसे हमने देखा क्या क्या एप्लीकेशन है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के बता सकते हो कि कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे अगर मैं पूछूं आउट ऑफ फ्लोरीन एंड लेड-4, देखिए पहला और दूसरा मेंबर, आउट ऑफ फ्लोरीन एंड लेड-4 विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो आपको पता है कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन। क्योंकि जो मेंबर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना ऊपर होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर मैं आपको पूछूं आउट ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपको पता है जो मेंबर जितना नीचे होगा वो उतना स्ट्रॉन्गर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो आउट ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक होगा। सो सही बात है। सो द सब्सटेंसेज विच हैव लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोअर इन सीरीज आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, while those which have higher electrode potential upper in series are stronger oxidizing agent, ठीक हो जाएगा। सो ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल।
तो ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं हमें पता है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस निकालते हैं, कैथोड एंड एनोड। तो उसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है, राइट द हाफ सेल रिएक्शन एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए क्या है ओवरऑल रिएक्शन। तो आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, Zn इज चेंजिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव एंड Pb2 पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू Pb। ठीक है, सो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेल इफ। हमें क्या करना है, सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अगर Pb2 पॉजिटिव Pb मतलब इस इलेक्ट्रोड के लिए आप देखिए E0 लिखा है, मतलब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है। तो लेड के लिए कितनी है -0.126 और जिंक के लिए कितनी है -0.763 वोल्ट। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपने हाफ रिएक्शन लिखनी है क्योंकि जिंक पहले लिखा है, मतलब जिंक का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन, और लेड बाद में लिखा है, मतलब लेड का क्या हो रहा होगा, लेड आयन का रिडक्शन हो रहा होगा। तो ये हो गया लेड। अब अगर आप ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड गेट कैंसलाइज, तो ये हो जाएगा Zn प्लस Pb, ये 2 पॉजिटिव है, Pb 2 पॉजिटिव, ये चेंज होगा Zn 2 पॉजिटिव प्लस Pb। अब आप देखिए कि यहाँ जो E0 की वैल्यू है ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है, इसलिए इसको लिखा जाता है Zn 2 पॉजिटिव Zn, और ये कितनी है -0.763 वोल्ट। और यहाँ जो E0 वैल्यू है वो है Pb2 पॉजिटिव Pb, और ये कितनी है दोस्तों, ये है -0.126 वोल्ट। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। तो E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 कैथोड देखिए क्या होगा, कैथोड क्या है, जो बाद में लिखा है वो कैथोड है, मतलब लेड आपका कैथोड है। तो ये हो जाएगा -0.126 और माइनस एनोड कितना है -0.76, तो -0.763। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल है जो हमने निकाला है, किसकी हेल्प से, इनकी हेल्प से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से। और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कहाँ से मिले हैं, फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तीसरा है प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब है कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, प्रैक्टिकल है या नहीं है, वो रिएक्शन होना पॉसिबल है या नहीं है। तो इसको समझते हैं। देखिए कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन तभी फिजिबल होता है जब वो स्पेसीज जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसका रिडक्शन होता है, और जिस स्पेसीज का लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। इसका क्या मतलब है, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तभी काम करेगा जब एनोड किसका बना होगा, जिसका क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और कैथोड किसका बना होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, राइट। सो एनी redox reaction will be feasible only if the species having higher reduction potential is reduced, मतलब जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है उसी का रिडक्शन दिखाया गया हो रिएक्शन से, तभी वो पॉसिबल है। और जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है उसका क्या दिखाया गया हो, ऑक्सीडेशन दिखाया गया हो। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक रिएक्शन है Cu पॉजिटिव प्लस 2Ag चेंजिंग इनटू Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, अगर मैं हाफ सेल रिएक्शन लिखूं तो ये हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Cu चेंजिंग इनटू Cu, राइट। ये है एक, तो ये क्या है, बेसिकली एक रिएक्शन ये है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या है, 2Ag चेंजिंग इनटू 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इनिशियली ये कैसा रहा होगा, ये रहा होगा Ag चेंजिंग इनटू Ag प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे। तो जब आप ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसलाइज करने पड़ते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय 2। ठीक होगा, फिर आप ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए इसको ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag चेंजिंग इनटू Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव। अब ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा,
कि जिस इलेक्ट्रोड का या जिस स्पेसीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, क्या उसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ Ag का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34, मतलब Ag का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो क्या Ag का रिडक्शन हो रहा है रिएक्शन में, देखिए नहीं, यहाँ तो Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, फिर भी इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है और ये जो रिएक्शन लिखा है ये पॉसिबल होगा नहीं। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप इस केस में इसके लिए E0 सेल निकालो तो क्या हो जाएगा, E0 ये हो जाएगा कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड कौन है जिसका रिडक्शन हो रहा है, एक्चुअल में देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, इस रिएक्शन के हिसाब से रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, कॉपर आयन का। तो E कैथोड मतलब 0.34 और E एनोड कितना हो जाएगा 0.80। तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी दोस्तों, नेगेटिव, और E सेल का भी नेगेटिव होगा नहीं, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो रिएक्शन फिजिबल कौन सी होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिडक्शन कीजिए और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन कीजिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है सिल्वर आयन का। तो सिल्वर आयन का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रिएक्शन में करना पड़ेगा रिडक्शन। तो ये हो जाएगा Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल चेंज इनटू Ag और दूसरा होगा ऑक्सीडेशन, Cu विल चेंज इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो जाएगा। तो अगर आप इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जोड़ेंगे जब तो ये हो जाएगा Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, ये हो जाएगा क्या Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। तो ये रिएक्शन अब फिजिबल है और दोनों रिएक्शन में अंतर क्या है कि ये वाला रिएक्शन मान लो इसको हम 1 मान लें और इसको मान लें 2, तो जो नंबर 2 रिएक्शन है दैट इज ऑपोजिट ऑफ रिएक्शन 1, उल्टा कर दिया है। देखिए जो प्रोडक्ट में थे वो अभी रिएक्टेंट में आ गए हैं। अभी आप देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। सो दिस रिएक्शन इज फिजिबल, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये वही है जो मैंने आपको बताया है अभी तक, राइट। चौथा जो उसका एप्लीकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्रिडिक्ट वेदर अ मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड और नॉट। जनरली हम मेटल की क्या डेफिनेशन या मेटल की क्या प्रॉपर्टी लिखते हैं हम, कि जो मेटल है वो क्या करता है, हाइड्रोजन के कंपाउंड में से हाइड्रोजन को लिबरेट कर देता है। तो हाइड्रोजन का कंपाउंड एसिड भी होता है, मान लीजिए HCl एक्वस, तो ये मेटल क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, राइट। तो मान लीजिए ये बन जाता है MCl2 प्लस H2, तो इसको हम 2 लिख देंगे, राइट। तो ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, मतलब कोई भी मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता है या नहीं, ये भी हम कैसे बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए इस रिएक्शन में जो ये रिएक्शन हमने लिखा है इसमें क्या हो रहा है, मेटल तो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ किस में होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि मेटल का सॉल्ट बना है, राइट। इस केस में +2 होगा और जो हमने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ +1 है, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और देखिए हाइड्रोजन क्या क्या हो रहा है, हाइड्रोजन HCl में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ है 0, इट मीन्स द हाइड्रोजन इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड द मेटल इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए मेटल चेंजिंग इनटू मेटल आयन आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन, and hydrogen ion is changing into hydrogen which are subsequently changing into hydrogen gas। ठीक हो गया। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गेट्स रिड्यूस्ड, राइट, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, द मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन E0 H पॉजिटिव H2, और मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है M पॉजिटिव M, मान लीजिए ऐसा है। तो क्योंकि हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में, और ये कौन सी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। तो देखिए हाइड्रोजन कैसे लिबरेट होती है, चाहो तो एक बार फिर से समझ लीजिए।
हाइड्रोजन तभी लिबरेट होगी जब हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन में चेंज होंगे, और हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन में कब चेंज होंगे? जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? जब मेटल ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब मेटल का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए और हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन होना चाहिए। क्योंकि हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन हो रहा है और मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल। यही तो बात है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, दैट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल, राइट। अब देखिए इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना माना है हमने? 0, और 0 से कम होना चाहिए मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इसका क्या मतलब है? वही मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट कर पाएंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर किसी मेटल का पॉजिटिव है तो वो हाइड्रोजन को एसिड में से नहीं लिबरेट कर पाएगा। या हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ये सारे के सारे मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होने चाहिए, क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो पॉजिटिव वैल्यू से हम शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे अगर कोई मेटल है तो ही वो क्या कर पाएगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा या लिबरेट कर पाएगा फ्रॉम द एसिड, राइट। तो इस वजह से हम क्या कर पाएंगे, इस तरीके से हम ये बता पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार देख लो तो वहाँ से आपको अगेन पता चल जाएगा। तो देखिए ये है हाइड्रोजन की पोजीशन, राइट। ये हाइड्रोजन की पोजीशन आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये है हाइड्रोजन, राइट। तो क्या कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा फ्रॉम द एसिड? नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि उसका क्या है? 0.34 पॉजिटिव वैल्यू है। आयरन 3 पॉजिटिव नहीं कर पाएगा, सिल्वर पॉजिटिव नहीं कर पाएगा। और जब आप नीचे वाले देखो तो लेड 2 पॉजिटिव कर पाएगा क्या? बिल्कुल कर पाएगा, यहाँ नेगेटिव है। आयरन 2 पॉजिटिव कर पाएगा, नेगेटिव है। जिंक 2 पॉजिटिव कर पाएगा, नेगेटिव है। तो यही मेटल क्या करेंगे? एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाते हैं। सो अगेन दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं, डिपेंडेंस ऑफ ई इलेक्ट्रोड। ई इलेक्ट्रोड का मतलब है पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन। अभी तक जो भी इक्वेशन हमने देखी या जो भी हमने केसेस देखे, उसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेते हैं वो 1m लेते हैं, और टेम्परेचर जनरली कितना लिया जाता है? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। ये कंडीशन कैसी है? ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, और हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, राइट। तो जो डिपेंडेंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल की, वो अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया तो ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाती हैं। एक बात बड़ी ध्यान से समझिए कि अगर हमने 1m से क्या किया? कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया इलेक्ट्रोलाइट का, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो सेल पोटेंशियल है वो भी चेंज होता है, और इसी को हम समझने वाले हैं इन द नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास नहीं होती है। इन एक्चुअल कंडीशन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डू नॉट हैव फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हमेशा 1m हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो सेल पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो नर्स्ट एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या किया? ही गेव अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो बड़े ध्यान से आप समझिए, जो नर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है? नर्स्ट इक्वेशन है दोस्तों, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो इससे हम सेल पोटेंशियल भी निकालेंगे आगे चल के। सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है? दो चीज़ों के बीच में रिलेशन देता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। तो जो नर्स्ट इक्वेशन है वो ये है, थोड़ा देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अभी, बट बहुत आसान है। देखिए नर्स्ट इक्वेशन का अगर मैं लिखूं तो ये इस तरीके से है, E mn पॉजिटिव m, मतलब अगर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है
उसको हमने इस तरीके से डिनोट किया, इट इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव एम। रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट का मतलब है ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो स्टैंडर्ड नहीं है, राइट। स्टैंडर्ड क्या है 1m and 298 केल्विन इज इक्वल टू ई सेल ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस आर टी ओवर एन एफ एल एन। यहाँ क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एस का मतलब है सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है डिवाइडेड बाय एम एन पॉजिटिव एक्वस। अब आप देखिए जब हम एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही सिंप्लीफाई होके क्या हो जाता है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी ओवर एन एफ लॉग एम एस ओवर एम एन पॉजिटिव एक्वस। क्या क्या ये चीज़ें हैं सब आपको पता चलेगा। तो जैसे मैंने कहा ये वाला जो टर्म है ये डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ये वाला टर्म जो है वो डिनोट कर रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक हो जाएगा। और क्या क्या है आर आपको पता है ये होता है गैस कांस्टेंट, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है दोस्तों, राइट। ये केवल गैस के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है बल्कि लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए भी एप्लीकेबल है। और आपने देखा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में CRT या ICRT, वहाँ भी ये एप्लीकेबल होता है। तो ये बेसिकली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T टेम्परेचर है, F क्या है फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख दूं, फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसी को हम कहते हैं फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं दैट हाउ मेनी चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, बेसिकली हम रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इलेक्ट्रोड, ठीक है। Mn पॉजिटिव एक्वस ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। जैसे आपने देखा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमने बनाया इलेक्ट्रोलाइट, तो उस सोल्यूशन में कॉपर के कितने आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये डिनोट कर रहा है Mn पॉजिटिव एक्वस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, और M क्या है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल जो इलेक्ट्रोड है बेसिकली, ठीक है। तो सारे टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। सो दिस वाज द नर्स्ट इक्वेशन। एक बार हम फिर से लिख लेते हैं E, और सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू ई नॉट, अगर ये इलेक्ट्रोड के लिए है, माइनस 2.303 आर टी ओवर एन एफ लॉग, यहाँ हो जाएगा एम एस ओवर एम पॉजिटिव एन एक्वस, ये है, ठीक हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आपको पता है। T हम 298 केल्विन अगर ले देते हैं। F ये क्या है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 1 मोल मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एवोगेड्रो नंबर के साथ 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाता है, इतना आ जाता है। इन सारी वैल्यूज़ को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं, किन सारी वैल्यूज़ को, R की वैल्यू, राइट, T की वैल्यू और F की वैल्यू, तो ये और सिंप्लीफाई हो जाता है इक्वेशन। और देखिए जो सॉलिड वाला है, सॉलिड मेटल का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, हमें आयन के कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। तो जो सॉलिड मेटल का कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कितना मान लेते हैं 1। तो देखिए ये इक्वेशन और सॉल्व हो जाती है और सिंप्लीफाई हो जाती है अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूँ। तो ये हो जाता है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 ओवर एन लॉग 1/mn पॉजिटिव एक्वस। पहले कैसी थी ये रिएक्शन, ये इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0 सॉरी ये था 2.303 RT ओवर NF लॉग, ये था MS ओवर MN पॉजिटिव एक्वस, ये था, ठीक हो जाएगा। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं रखूं टेम्परेचर की वैल्यू और R और F की वैल्यू, तो ये और सिंप्लीफाई हो के क्या हो जाती है E इज इक्वल टू ई नॉट, मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अंडरस्टूड है, माइनस 0.059 ओवर N लॉग 1/mn
Mn पॉजिटिव एक्वस। तो ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, ई नॉट और कॉन्सेंट्रेशन चाहो तो ये ई और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन के में। याद रखिए ये केवल 25 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर टेम्परेचर कुछ और होगा तो ये वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो जनरली 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो ये क्या है, नर्स्ट इक्वेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था जो अभी तक हमने देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से सेल पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड नहीं है वो निकाला पहले नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। अब हम निकालेंगे सेल पोटेंशियल जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। तो मान लीजिए हमारे पास एक सेल ये है, राइट। तो यहाँ सेल पोटेंशियल क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक होगा। अब देखिए हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, ई कैथोड की क्या वैल्यू है और ई एनोड की क्या वैल्यू है। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन पहले देख लेते हैं। एनोड पे ये वाला रिएक्शन होगा, कैथोड पे ये वाला रिएक्शन होगा, दोनों ऐड कर देंगे तो सेल रिएक्शन ये वाला होगा। बहुत आसान, ये हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर, देखिए क्योंकि हमें क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ई कैथोड और हमें ई एनोड पता होना चाहिए। अब ये दोनों कहाँ से निकलेंगे, फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों निकलेंगे दोस्तों फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है, हमें तो वो रिडक्शन के फॉर्म में ही लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, ये ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.303 होना चाहिए, बेसिकली ये 2.303 RT ओवर 2F, एन की जगह में 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, लॉग कॉपर बाय कॉपर आयन। ऐसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक, ठीक है, ये हमेशा क्या है 2.303 होगा दोस्तों, ठीक है, आर तो होगा ही। तो यहाँ भी इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो ई जिंक इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT ओवर 2F। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है, लॉग Zn ओवर Zn2 पॉजिटिव, ये दो आई वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये वाला, ठीक है, इस इक्वेशन में रखना है। तो इस इक्वेशन में हम दोनों वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन में जब आप दोनों वैल्यू को रखेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड क्या है, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस 2.303 RT ओवर 2F लॉग दिस वन, और ऐसी एनोड के लिए भी है। अब आप देखिए ये दोनों को अलग ले लो, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ओवर Cu और ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ओवर Zn, ये दोनों मैंने अलग ले लिए। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 2.303 RT ओवर 2F, ये पूरा कॉमन आ गया। और यहाँ से क्या बचेगा, लॉग, देखिए अगर मैं इसको कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा लॉग Cu ओवर Cu2 पॉजिटिव माइनस Zn ओवर Zn पॉजिटिव, ठीक हो जाएगा। अब आप देखिए थोड़ा इस वाले टर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अंदर क्या बचा था, अंदर बचा था लॉग ये बचा था दोस्तों Zn ओवर Zn2 पॉजिटिव माइनस लॉग ये बचा था क्या माइनस कॉमन लिया तो पहले Cu आएगा, राइट। तो इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये बच जाएगा आपके लॉग Cu ओवर Cu2 पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, माइनस लॉग Zn ओवर Zn2 पॉजिटिव, ठीक होगा। अब आपको एक ध्यान रखना है, लॉग A माइनस बी होता है लॉग A बाई बी, लॉग A माइनस लॉग B होता है लॉग A बाई बी। मतलब ये क्या लिखूँ मैं, लॉग A बाई बी। A क्या है यहाँ पर, Cu का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय दिस मच, ये किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूँ, ये ऊपर आ जाएगा फिर जो डिनोमिनेटर में है, तो Zn प्लस 2 ओवर Zn, यही तो होगा, राइट। तो ये पूरा टर्म लॉग के अंदर आ जाएगा। तो यही तो लिखा है हमने, देखिए ये है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn
ये होगा 2.303 RT/2F लॉग, यही तो लिखा है, राइट। अब आप देखिए ये जो डिफरेंस है ये क्या है, ई नॉट सेल, तो हमने इसके लिए ई नॉट सेल लिख दिया। और जो मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन है जो मेटल का कॉन्सेंट्रेशन है उसको 1 मान लेते हैं, आयन का नहीं, जो मेटल का कॉन्सेंट्रेशन है उसको 1 मान लेते हैं। तो ये सारी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/2F लॉग जिंक आयन ओवर कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब सारी वैल्यू जब आप रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे, तो ये और आसान हो जाएगी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। और ये सब किस पर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर ये हो रहा है। तो सेल रिएक्शन आप चाहो तो ये लिख दिया। अब इतना जब हमें कभी क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, अगर हमें डिराइव नहीं करना है तो देखिए ये सेल रिएक्शन है, इसके लिए अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है तो क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n, क्योंकि n यहाँ पे 2 है तो सीधा 2 रख दिया लॉग। देखिए यहाँ क्या है, प्रोडक्ट साइड में जो आयन है वो यहाँ रख दिए ऊपर न्यूमिरेटर में, और रिएक्टेंट साइड में जो आयन है वो कहाँ रख दिए, डिनोमिनेटर में रख दिए। ये लगभग वैसा ही है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम लिखते थे एक्सप्रेशन, थोड़ा सा यहाँ पर अंदर लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, और जो नॉन आयनिक है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मान लिया, बहुत आसान। ऐसी एक और रिएक्शन देखिए, हमारे पास ये रिएक्शन है, तो जहाँ पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन तो लिखनी ही पड़ेगी, फिर ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई। अब ओवरऑल रिएक्शन जब आ गई तो सीधा ओवरऑल रिएक्शन देख के हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो चाहो तो आप 1 by 1 लिखो दोनों के लिए, जैसे हमने पहले ऊपर डिराइव किया, या हम सीधा ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ से क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए, आप चाहो तो पूरा डिराइव कर लो। हमें देखना है ओवरऑल रिएक्शन, तो ई सेल, ई इज इक्वल टू ई नॉट सेल है ये, हाँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n, n की वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हैं, लॉग प्रोडक्ट साइड में क्या है, Cu2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड में क्या है, Ag पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक टर्म है ये पावर में जाएगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इक्विलिब्रियम के केस में हम लिखते थे। तो यही ओवरऑल रिएक्शन आएगा, चाहो तो आप इक्वेशन आएगा, चाहो तो आप 1 by 1 इनको निकाल लो, ठीक होगा। तो यही हमने निकाला है यहाँ पर, देखिए ये आएगा। और ध्यान रखिए ये किस पे हो रहा है, 298 केल्विन में हो रहा है। तो सेल रिएक्शन देख के हम क्या लिख सकते हैं, सेल पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक हो जाएगा। और अगर जनरल रिएक्शन लिखना है तो देखिए AA प्लस BB चेंजिंग इनटू CC प्लस DD, तो जो भी आपने लिखा है कॉन्सेंट्रेशन का टर्म, उसकी पावर में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चला जाएगा रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। और याद रखिए ये किस पे हो रहा है, ये किस पे हो रहा है, ये हो रहा है 298 केल्विन पे। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आ जाएगा n, 2 नहीं आके ये आ जाएगा n, ठीक होगा। एक बात और, जो इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे n की वैल्यू, ये कब आएगा, जब आप दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेट कर लेते हैं। जैसे इस वाली रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन थे और इस वाली रिएक्शन में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन था, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, जो हमने इक्वेट करके रखी, तो इक्वेट करके हमने इसको 2 बनाया, तब जाके वो कैंसिल हुआ, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन के लिए 2 आ जाएगी, राइट। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं सेल पोटेंशियल, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 5 ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।